हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। ज़रार आज हमारे साथ नहीं हैं, मंडे को रीजॉइन कर लेंगे। आज कॉलर्स डे है, आपकी बात सुनी जाती है। पहले कॉलर हैं हमारे कामरान अली नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम सर, आवाज़ बिल्कुल कम आ रही है आप लोगों की मुझे। अरे अब अपनी बात कहिए, फिर हम यहाँ से बढ़ाते हैं। सिवाय एक शख्सियत के जो महबूब है सबको, सियासतदान तो क्या उनके नामों से भी डरता हूँ। मेरी तनकीद में मुज़मिर है एक तामीर की सूरत, मगर मैं आजकल तामीरी कामों से भी डरता हूँ। अच्छा, सुहेल वड़ाइच ने एक कंपनी के बारे में किताब का लिख डाली कि तूफान बरपा है। मैं चाहता हूँ कि वुसअत साहब भी एक किताब लिख डालें। ये जो जिस किताब की आप बात करें उसका जो मसला हुआ है वो उसका जो टाइटल है यानी सरवरक जो है उससे हुआ है, और कहा जा रहा है कि उस पर जो सीधा सीधा दिखा दिया गया था उस तरह नहीं दिखाना चाहिए, कुछ ज़रा हल्का फुल्का आसरा कर लेना चाहिए। लेकिन ये इन्होंने जो जोड़ने की कोशिश की है कि चूँकि उस पर तूफान बरपा हुआ है, लिहाजा मुझे भी लिखना चाहिए, आपको भी लिखनी चाहिए। एक किताब मैंने लिखी है 2010 के जो सैलाब आए थे पाकिस्तान में, उसका सफ़रनामा लिखा है और बाकी तो कुछ नहीं लिखा है। चलें और आराम करें, पिज़्ज़ा खाएं, खुश रहें। राहील अशरफ साहब हैं कराची से। जी जी, राहील अशरफ साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के? मुबश्शिर साहब, आप बताइए। अच्छा, मैं दो बात करूंगा। एक, मैंने उस दिन आपका शो देखा था जिसमें वो कुछ एंकर्स और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के बारे में खबर थी, गद्दारी के। तो मैं आपसे एक दो बात इस टॉपिक पे करना चाहूँगा। पहली बात ये कि देखें, अगर किसी डिक्टेटर का दौर हो, ज़ियाउल हक या मुशर्रफ का, तो बात समझ में आती है। हमारे सियासतदानों का जब दौर आता है वो तनकीद क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते? ओपनली अगर करी जाए, देखें उसमें इस्लाह का पहलू है, कोई जातियात नहीं है। इमरान खान की कोई जात के ऊपर बात नहीं करता, बात करी जाती है उनकी पॉलिसी के ऊपर कि भाई आपकी ये पॉलिसी फेल हो गई, आपने ये वादे किए थे, ये यू टर्न ले लिए, आपने ये सारा कुछ ले लिया। एक मिसाल दूंगा, यही इमरान खान साहब थे जब कंटेनर पे चढ़ के वो नवाज शरीफ के लिए जो जबान इस्तेमाल करते थे, उस वक्त तो चैनल्स पे इनको इतराज नहीं था, 2-2 घंटे 3-3 घंटे दिखाया जाता था कि इमरान खान ने छींक मार दी है, इमरान खान चादर ओढ़ के लेट गए, ये सारी चीजें थी। तो इस पे आप मुझे बताइए। दूसरी बात, इमरान खान ने कल कहा है कि जी ये कि मीडिया वाले चोर डाकू को क्यों दिखाते हैं। तो इमरान खान साहब, मेरा सवाल आपके प्रोग्राम, तो इमरान खान आपके साथ जो चोर डाकू हैं, आपने जहांगीर तरीन को इंग्लैंड भेज दिया एनआरओ देके, उसके बाद जुल्फी बुखारी हैं, परवेज खटक हैं, वो साबिक जो आपके हेल्थ मिनिस्टर थे आमिर यामीन वगैरह, क्या वो सब दूध के नहाए हुए थे? क्या वो चोर डाकू नहीं थे? इमरान खान साहब, अगर आप किसी आगे उंगली उठाएंगे, 4 उंगलियां आपकी तरफ उठेंगी। तो मेरा आपसे सवाल ये कि ये इमरान खान इस किस्म की बातें क्यों करते हैं मीडिया पे आके सबके सामने के जी एंकर्स के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बना दो, इसको हटा दो, ये चैनल पीछे भेज दो, या तमाम ऑपोजिशन छोड़ दे डाकू। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। राहील अशरफ साहब, शायद आपको पता नहीं है कि अगर आपका ख्याल है कि इमरान खान पे तनकीद पर ये मुकदमात दर्ज हुए हैं, तो या आप भोलें या हमें बना रहे हैं, तो वो जो मुकदमे हुए वो गद्दारी का प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तनकीद पर नहीं हुआ कोई भी मुकदमा मेरा। और पता नहीं यार, मैं तो आपको पता है आजकल बड़ा मोहतात चल रहा हूँ। सही बात। मैं तो अपनी तरफ से, अच्छा, जहाँ तक इन्होंने बात की कि जी फौजी डिक्टेटरों के ज़माने में तो ठीक है कि तनकीद बर्दाश्त करने का रिवाज नहीं है, लेकिन जब सियासी हुकूमतें हों तो फिर ऐसा क्यों होता है? तो राहील साहब, सिविलियन डिक्टेटर्स भी होते हैं, तारीख़ में बहुत सारी मिसालें हैं। तो असल में डिक्टेटर होना इसका ताल्लुक़ वर्दी या शेरवानी से नहीं है, ये एक कैफियत का नाम है, नफ्सियात का नाम है, और उसका लिबास से कोई लेना देना नहीं है। मुंतखब जो हुक्मरान है वो भी डिक्टेटर का रूप धार सकते हैं, और गैर मुंतखब हुक्मरान भी आराम से गुड गवर्नेंस में आ सकते हैं। दोनों तरह की मिसालें मौजूद हैं। आबिद बेग साहब हैं कराची से ही। जी आबिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे 2 बातें करनी है आपसे। तो जो पिछले हफ्ते भी मैंने आपसे की थी, आप उस पर जवाब नहीं दे सके। मैंने कहा जो इतने मिसिंग पर्सन के चलते हैं, ये सब चलते हैं, तो इस शहर के जो 1.5 से 2 करोड़ लोग मिसिंग हैं, उसके हवाले से
कोई इस पर आप जाहिर है जब भी जिस आप ने पिछले हफ्ते कहा बात की, इस हफ्ते कर रहे हैं, अगर आइंदा हफ्ते भी आपने यही बात की तब भी हमारा जवाब वही होगा कि जो 2017 के सेंसस हैं ऑफिशियली उनका रिज़ल्ट नहीं आया है, और वो शायद तब तक ना आए जब तक कि 5% जो सैम्पलिंग है उसका वो दोबारा काउंटिंग ना हो, उसके बाद ही वो रिज़ल्ट आएगा। अब अल्लाह जाने वो कब होता है, लिहाजा 2 करोड़ मिसिंग हैं या 1.5 करोड़ हैं, हमें इसके बारे में नहीं पता। ये सारी स्पेकुलेशन है जब तक ऑफिशियल सेंसस रिजल्ट्स नहीं आते। और तकरीबन सारी जमातें ही अदालतों में गई हुई हैं। और आपने अगर अगले हफ्ते भी यही सवाल किया तो अगले हफ्ते भी यही जवाब देंगे, लिहाजा कोई दूसरा सवाल सोच लीजिएगा। रिजवान साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। अरे रिजवान रिजवी बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाइए। जी जी, मैं अर्ज करना चाह रहा था कि मैं अभी रिटायर हुआ हूँ पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल इस्लामाबाद से। ओके। आपने कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम भी नशर किया था गालबन इसके बारे में जी, तो उस पे की ज़मीन का कुछ झगड़ा था सर। लेकिन अब मसला ये पैदा हुआ है कि हुकूमत काम तो ये कह रही है कि जनाब हम ज़राअत जो है हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन उसके लिए ऐसा कर कुछ नहीं रहे ये। अब पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के 240 मुलाजमीन 2018 से रिटायर हो चुके हैं, उनको अभी तक कम्यूटेशन के पैसे नहीं मिले, यानी 2 साल से ज़्यादा होने वाले हो गए उसको जो है ना जी। तो अब हम लोग जो है ना इस इंतज़ार में है, मैं भी रिटायर हो गया हूँ तो, लेकिन इसके बारे में मिनिस्ट्री जो है हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च वो कुछ भी नहीं कर रही। हम अपना सारा ये जो हमारे जो अकाउंट्स के लोग हैं वो बना के भेजते हैं कि अब तकरीबन ये लाइबिलिटीज जो है अरबों में हो गई हैं जो है ना जी, कम्यूटेशन के पैसे जो है, जबकि इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा रहा और हम लोग परेशान हैं। मसलन अब मैं रिटायर हुआ तो मुझे ना मेरे पास घर है ना मेरे पास प्लाट है। अगर मैंने कुछ खरीदना है, मुझे 30 लाख रुपया मिलना है, तो 2 साल के बाद अगर मुझे मिलेगा तो वो तो 60 लाख का हो चुका होगा प्लाट जो है इस्लामाबाद में। बिल्कुल सही। ठीक है रिजवान भाई, तो आपने या कोई रिटायर्ड जो लोग हैं वो अदालत में गए हैं इस बारे में जानिए? शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया जी। इम्तियाज़ हुसैन साहब हैं कराची से ही। जी इम्तियाज़ भाई। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आप इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है, बस मैं आपसे चंद छोटी छोटी चीजें मालूम करना चाहता हूँ और अपने दिल को तसल्ली चंद की बजाय इम्तियाज साहब अगर आप एक आध चीज पे बात कर ले तो शायद हम बेहतर जवाब दे सकते हैं। मुख्तसर है, बिल्कुल मुख्तसर है। सबसे पहले तो लेबर लॉज और उस पर अमल दरामद बाहर मुल्कों से हमारे मुख्तलिफ चीजों है, बहुत जुल्म और सितम हो रहा है और हर टाइम में पानी अब भर मगर जिन इलाकों में टाइम से पानी जाता है वहाँ भी जो है सर उसी तरीके से 15 दिन बाद 20 दिन बाद पानी दिया जा रहा है। सड़कों की हालत इतनी खराब है और इलेक्शन का निज़ाम साइंटिफिक उसूलों पर क्यों सवाल किया जाता है, जबकि आजकल हर चीज बायोमेट्रिक और साइंटिफिक। सही बात है, ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये होनी चाहिए रफ्ता रफ्ता ज़ाहिर बिल्कुल, होपफुली नेक्स्ट इलेक्शन। मिसेस मुमताज़ हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। एक पॉइंट बता दो ना। जी जी मिसेस मुमताज़, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? कुरैशी बोली, मुमताज़ कुरैशी। जी जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है मेरे भाइयों? अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए। इस वक्त मैं एक मसला आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ। जी जी। हम लोग कराची में रहते हैं फ्लैट्स पे। अब मुसीबत ये है कि फ्लैट्स में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वाले आते हैं और आके मशीनें उठा के ले जाती हैं कि कुछ लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि जो लोग पेमेंट कर रहे हैं हम क्या करें? 3 दफा मैंने पीछे पढ़ के एक दफा जाके लेकर आई मोटर, अब इस दफा आए बड़ी मैंने तस्मात करके मोटे मंगवाई दोबारा, अब फिर 21 तारीख का बोर्ड और लोग दे नहीं रहे। अब आप मुझे बताइए, जैसे आप बिजली के बिल लेते हैं और काट देते हैं और गैस के बिल लेते काटते, क्यों नहीं आप पानी का भी इस तरीके से कनेक्शन रखते हैं कि हर फ्लैट वालों को अलग अलग वो दे बिल? इसलिए मैं कि अब 21 तारीख का नोटिस आया, अखबारों में भी छप चुका है। क्या वाटर एंड सीवरेज वाले आके तो नोटिस नहीं दे सकते?
अदालत के थ्रू। हाँ, ये बिल्कुल आपकी तजवीज़ दुरुस्त है। ये होना भी चाहिए कि जिस तरह बिजली और गैस के मीटरिंग होती है, पानी की भी हो। ये ड्राइंग बोर्ड पे तो हैं ये तजवीज़ बहुत अरसे से कि ज़ाहिर जिस तरह हम पानी इस्तेमाल करते हैं उसका होना चाहिए। लेकिन अभी चूँकि फ्लैट रेट है तो लोग फ्लैट रेट भी नहीं देते। बिल्कुल। तो कम से कम कितनी बड़ी सहूलत है। हालांकि वेस्ट में तो बाकायदा मीटरिंग होती है इंडिविजुअल, जैसे कि ये मुमताज़ कह रही हैं, यहाँ लोग फ्लैट रेट देने में भी हिचकिचाते हैं। और मेरे ख्याल में फ़्लैट की जो एक सोसाइटी सी होती है उसको देखने, उसके थ्रू अगर हो जाए ये भी, तो मिसेस मुमताज़ जिस मुश्किल से गुज़र रही हैं वो उसमें बेहतरी आ सकती है। सज्जाद हसन है हमारे साथ साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, ये कुछ बात करना चाह रहा था मैं। आजकल जो गद्दारी के फतवे बढ़ रहे हैं जी जी उस पे। जी 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 सर, अगर मेरा कोई दोस्त मेरे बारे में कोई बात करेगा ना, चाहे वो बेशक झूठ ही बोल रहा हो, तो लोग उसको इम्पोर्टेंस देंगे कि यार ये इसका दोस्त है तो ये कुछ ना कुछ तो होगा इस बात में। तो जिस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये जो फैट ऑफ बिल पे अपोजिशन को कहा कि जिन्होंने उसके खिलाफ वोट दिए हैं तो ये सारे गद्दार हैं, या जिस तरह हमारे मीडिया में कुछ बैठ के साफी हजरात जो हैं वो बातें करते हैं फलां को गद्दार और मुहिब्बे वतन के जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, जी जी, ये हमारे माशरे में एक ऐसा रुझान परवान चढ़ रहा है जिसके मेरे अपनी एक नाकिस राय में बहुत खतरनाक रुझान तो पहले भी हम देख चुके हैं, आगे मजीद और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं कि जिस तरह। अच्छा भाई, ये जो फतवेबाजी है ना, जैसे आप कह रहे हैं कि गद्दारी के सर्टिफिकेट बढ़ते हैं, ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। पिछले 70-73 साल में इतने सर्टिफिकेट बढ़ चुके हैं कि कभी कभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें शायद गद्दारों की तादाद जो है हुब्बुल वतनों से ज़्यादा हो। हर आदमी ने दूसरे को दिया है, हर हुक्मरान ने दूसरे को दिया है, कोई माई का लाल नहीं बच सका। सोहरवर्दी से लेके भुट्टो तक, बेनज़ीर तक, नवाज शरीफ तक, और आज आपको पता है। हाँ। तो ये हमारा पास टाइम है, इसको ज़रा सीरियसली मत लें। हाँ बिल्कुल। और मेरे ख्याल में क्योंकि अब ऐसे बेवक़्त हो गए हैं अब ये सर्टिफिकेट के आप सीरियस ना लें। लगता है कि शायद कुछ सीरियस हो रहे हैं, हाँ। लेकिन है कुछ नहीं। वक्फ़ा है, वक्फ़ा ले लीजिए। वेलकम बैक। कराची से हैं मुस्कान कुमारी साहिबा। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुस्कान बात कर रही हूँ जी। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ फ्रॉम डाउ यूनिवर्सिटी कराची जी। मेरा कॉल लगाने का मकसद ये था, जैसे कि आप लोगों का नोटिस आया था गवर्नमेंट का कि 20% रिडक्शन होगी फीस में। जी बिल्कुल। तो हमारी फीस में कोई रिडक्शन नहीं हुई है। इवन नोटिस लगा हुआ यूनिवर्सिटी में, लेकिन फिर भी कोई रिडक्शन वगैरह नहीं हुई है। और उन लोगों ने हमारी पूरी फीस ली है, जबकि पूरा साल हमने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए हैं और हमारी सब ऑनलाइन चीज़ें होंगी, जबकि उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह हर चीज़ उनकी बची है। तो मेरी दरख्वास्त है सैयद जमील साहब से कि हमारी फीस में रिडक्शन कर। तो मुस्कान, आप लोगों ने स्टूडेंट्स ने पूछा कि क्यों नहीं रिडक्शन की फीस में? जी जी। क्या कह रहे हैं? बात की थी। क्या कहते हैं वो? उन लोगों ने बोला कि गवर्नमेंट ने बोला है कि सिर्फ उन लोग को पैसे मिलेंगे जो कि अफेक्टेड है कोरोना वायरस से। लेकिन फिर मैंने कहा कि आपको क्या चाहिए अफेक्टेड, मतलब मैं आपको क्या ला के दूँ? बोला कहते हैं अभी सिंध गवर्नमेंट ने पॉलिसी नहीं बनाई है। आई वाज लाइक व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसी? उन लोगों ने बोला कि हमें नहीं पता, आप इंतजार करें। एंड एट द टाइम मैं अपनी फीस पे कर चुकी, लेकिन अब प्लीज सही साहब तक मैसेज पहुँचाएं कि हमारी फीस पे कम करवाएं। ठीक है, हम भी आपकी बात पहुंचा देंगे सईद गनी साहब। आपका जो है, आपका तालीमी इदारे का नाम क्या है? डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी। जी डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है मुस्कान बेटा, बिल्कुल हम कम से कम इस प्रोग्राम के हैरत है, मैं समझा कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं। और वो मज़े की बात है कि वो कह रही हैं कि नोटिस भी लगा हुआ है 20% रिडक्शन का, उसके बावजूद नहीं। तो सईद गनी साहब अगर इसका नोटिस लें, इस नोटिस का जो नोटिस लगाया उन्होंने, सही बात, तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि सैकड़ों बच्चों का मसला है। सही बात। अनीसुल इस्लाम हैं सऊदी अरब के शहर रियाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। जी पहले तो एक बात
अब्दुल्ला खान साहब से कहने की पिछली दफा कराची के बारे में जो कुछ उन्होंने लिखा था या कहा था उसमें उनकी माजरत पुराना लहजा कुछ पसंद नहीं आया हम लोगों को। हम कराची वाले हैं, हमारे अपने मसले हैं और उसको सिंध की सकाफत से और सिंध के जो तारीख से जोड़ना कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो मसाइल हैं वो शहरी मसाइल हैं, उनको वो कबायली जहनियत और वो कबायली लोग नहीं समझ। अच्छा, यहाँ मैं जो है आपसे एक वजाहत कर दूँ, मैं बात आपकी पूरी समझ गया। बेसिकली आप तक भी जो बात पहुँची वो इंतहाई मिसकम्युनिकेशन है, बाकी लोगों तक भी जो बात पहुँची वो मिसकम्युनिकेशन है। ना तो मैंने सिंध की अलहदगी की बात की, ना जवाब देते वक्त कराची का नाम लिया या कराची का तस्करा किया। पता नहीं ये किस तरह ये तासुर फैला, इसीलिए मैंने जो है माजरत कर ली कि मैं इस बहस को मज़ीद तूल नहीं देना चाहता था। अगर आप वो दोबारा वीडियो देखें ओरिजिनल जो सवाल और जवाब की है, तो इसमें ये दोनों चीज़ें आप नहीं पाएंगे। मैं कुछ और बात कह रहा था। तो वो जो होता है ना कि एक बात एक से दूसरे तीसरे चौथे तक और आखिर तक वो पता नहीं क्या रंग इख्तियार कर लेती है, तो हर बात की तरह इस बात के साथ भी ये हुआ। तो इसलिए मैंने उस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए माजरत कर ली। बिल्कुल। रहबर आलम हैं हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम रहबर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बड़ा अच्छा लगा आपका प्रोग्राम, दिल से दुआ है कि पब्लिक सरकारी मुलाजमीन ने कुछ सरकारी मुलाजमीन ने भी अपनी गुजारिशात आपको पेश की। जी जी जी। तो मैं कराची डिवीजन से डीसी ईस्ट ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ। ओके। मैंने प्रमोशन की फाइल 6-7 महीने साल भर से मेरी पड़ी भी है। ओके। कमिश्नर कराची के पास मेरी प्रमोशन की फाइल, उसमें मेरी मदद करवाएं। मैं बहुत शदीद बीमार हूँ और मैं रिटायर हो गया हूँ। ठीक है। तो आपने कोई दरख्वास्त दी है? अभी मैंने दोबारा अप्लाई किया है। ओके, चलें, आप हमारे तवज्जुह से बिल्कुल बात पहुंच गई होगी। तो वो पहुंच गई होगी। उम्मीद है कमिश्नर साहब नज़रसानी करेंगे। आबिद हुसैन मुल्तान से। सर मुल्तान से। जी सर, जी फरमाइए। सर जी, मेरा मामला ईडन हाउसिंग लाहौर से है जी। वो काफी अरबों का फ्रॉड करके पार्टी बाहर के मुल्क निकल गई है। उन्होंने इन लोगों ने जाने दिया, नैब में एप्लीकेशन भी दी, सब कुछ किया है, लेकिन उनको निकाल दिया गया मुल्क से। फिर पता चला कि वो पकड़े गए हैं, दुबई में उनका बेटा पकड़ा गया है। अच्छा। तो उधर से पता चला कि इफ्तिखार हुसैन जो चीफ जस्टिस है उन्होंने केस कर दिया अपना इमरान खान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में नाअहली का सीता बेटी का। अच्छा। तो बाद में वो पता चला कि उसको भी कॉम्प्रोमाइज हो गया और वो भी वहाँ से छोड़ के चले गए, उनको भी भगा दिया गया कनाडा वापस। तो रुल गए, दुनिया यहाँ बर्बाद हो गई है। लेकिन केस का वही है, नैब में सब दरखास्तें दे के थक गए, कोई चारा नहीं। ये कंप्रोमाइज हो गया गवर्नमेंट का उसका इफ्तिखार हुसैन के साथ। जी जी। तो वो हम लोग तो सब हो गए। जी बिल्कुल। और उससे बढ़ के क्योंकि आपका ताल्लुक शायद किसी सियासी जमात है, तो नैब हरकत में नहीं आ सकती इस तरह से ना। तो वो देख लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं लाहौर से साइमा जाहिद। जी साइमा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मिसेस जाहिद बात कर रही हूँ जी। मुझे जी एक बात नोटिस में लानी थी आपके कि मेरे बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल और यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। ओके। और जब से ये स्कूल वगैरह खुले हैं कोई SOP यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही और बच्चों को टेरराइज भी किया जाता है कि इनकेस अगर वो कहीं बताएंगे तो आया उनके मार्क्स कम कर देंगे, उनके ग्रेड्स पे इफेक्ट आएगा। तो और सेकेंडली आपको पता ही है कि कोरोना वायरस के केसेस भी ऑन राइज हैं। जी बिल्कुल। तो मैं सिर्फ यही एक अपील करना चाह रही थी कि लाइक अगर इजंट इट बेटर कि बंद कर दिए जाएं स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज वगैरह, या एक मतलब वो इन अ वे कहना चाहिए। जी इवेंचुअली तो जाहिर है मिसेस जाहिद यही होने जा रहा है, बल्कि शुरू भी हो गया है कि कम से कम मैं सिंध की हद तक बता सकता हूँ कि यहाँ बहुत सारे स्कूल सिर्फ एक दिन बाद ही बंद करने पड़े क्योंकि वहाँ SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे थे। डॉक्टर एहसन शाह हैं गुजरामाला से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जनाब। जी कैसे हैं?
जी अल्लाह का शुक्र। फरमाइए। मैं परसों मेरा ख्याल है 16 सितंबर को हमारी पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में जी बड़ी तारीखी किस्म की कानून साजी हुई जी। तो एक तो माशाल्लाह ये हमारी जो जमहूरियत है जो बचपन से अब एक अल्लड़ दोशीदा की तरह जवानी के काले में ढलती जा रही है उसको परवान चढ़ता देख के बड़ी खुशी हुई। साथ ही मुझे जनरल ज़ियाउल हक मरहूम के दौर की एक पाकिस्तानी फीचर फिल्म के कुछ कहते ना करीबुल इख्तिताम मनाजिर भी कुछ रिमाइंड कर गए मेरे दिमाग में। वो कुछ इस तरह थे कि एक विलन ने मतलब आखिरी हिस्से में फिल्म के उसने अपने साथियों के साथ जो हीरोइन के गांव पे हमला किया और हीरोइन को और उसकी घर वालों को अपने साथ अगवा करके ले गया। फिर उसने अपने डेरे पे जाके डराया धमकाया, हरासमेंट की और हीरोइन को रक्स बिल जबर पर मजबूर किया। उस दौरान उसने एक गाना गाया जो बड़ा दर्द भरा और ज़ूमनी था जी। जो सब लोगों की समझ में आ गया सिवाय उस बेवकूफ़ विलन के। उसकी आवाज़ हत्ता के हीरो तक भी पहुंच जाती है। अच्छा। और वो वहाँ से दौड़ पड़ता है। बहरहाल उसके बाद दो खवातीन जो उस विलन की साथ थी उन्होंने उस हीरोइन को धक्के मार के कमरे में बंद कर दिया और उसके पास एक थैला फेंका। वो खुल गया, उसमें से एक सुर्ख जोड़ा और कुछ मेकअप का सामान के बिस्तर पे बिखर गया। उसको कहा जल्दी से पहन के तैयार हो जाओ। और साथ ही दूसरे मंजर में विलन को दिखाया कि वो अपने 2-3 साथियों को कह रहा है कि जल्दी से बाहर जाओ और करीबी बस्ती से किसी मौलवी को ढूंढ के लाओ, मैं अभी और आज ही इस हीरोइन के साथ अपना निकाह पढ़वाऊंगा। तो मेरा ख्याल है कि ये बातें तो यहाँ तक ख़त्म हो गई। बाकी जो फिल्म के मनाजिर हैं वो सियाको सबाक से कोई ख़ास आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरी स्टोरी तो सुना दी आपने, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? पंच लाइन भी दे दें। पंच लाइन क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि मैं ये कहता हूँ कि अगर उस बदमाश ने हीरोइन को अगवा कर ही लिया था तो ये लाल जोड़ा फैलाने की और मौलवी को बुलाने की जहमत करने की क्या जरूरत है? हाय हाय, चले ठीक है, बहरहाल जबरदस्त सही कह रहे, कोई बात नहीं, होता है। लतीफ़ खान है कराची से। जी लतीफ़ भाई। जी लतीफ़ साहब सलाम अलैकुम। हाँ लतीफ़ खान बोल रहा हूँ। जी सर। सर ये बेनज़ीर साहिबा ने स्टेट की कुछ कंपनियों को बिसॉस नामी स्कीम में अपने मुलाजमीन को इदारे का शेयर होल्डर बनाया था। बेनज़ीर साहिबा तो माशाल्लाह से जो है ना अब नहीं रही और उन्होंने 10% अब जो है ना OGDC और PPL के इदारों को जो दिया था जी। और अब इतने साल गुजरने के बाद जो है ना उसमें हमें कोई पैसा अदा नहीं किया गया। तो बराए मेहरबानी हम कहेंगे कि चीफ जस्टिस साहब ख़ास तौर पे आर्मी चीफ और जो भी इस सिलसिले में हमारे लोग मदद कर सकें क्योंकि हम तो कई लोग रिटायर हो गए हैं। सही बात। और अभी तक सर ये किसी किस्म का जो है ना इस तरफ कोई रुझान नहीं है। और चूँकि प्राइवेटाइज हो रहा है OGDC भी और PPL भी, तो काइंडली अगर हो सके जी तो इसमें कुछ हेल्प कर सकें। ज़रूर लतीफ़ भाई, हमारी प्लेटफॉर्म से ये तबस्सुस से बात पहुंची होगी। हम देख भी लेते हैं इस्लामाबाद बात करके कि क्या सूरत हाल बन रही है। अल्लाह करे कोई सबब तकरीबन इदारे में यार एक ही तरह की सूरत। हाँ एक ही तरह, पैसे नहीं दे रहे, पैसे नहीं दे रहे, रिटायर हो जाएं बस, उसके बाद आप सरकारी इदारे हों निजी इदारे हों, हाँ इस मामले में सब मुत्तफिक हैं, वन पेज पे हैं। वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। राव रियाज साहब हैं मुल्तान से। जी राव साहब। जनाब अली जी सर। जनाब आप सब से ये गिला है कि अगर तो नंबर मिलता नहीं और कभी मेरा नंबर आ ही जाए तो वो 12 या 14 मिनट के बाद मेरा आपसे बात होती है। जब मैंने मिलाया तो तालीमी माहौल चल रहा था जी के दरमियान में गुजरावाले की फिल्म आ गई जी। अभी गुजरावाले की फिल्म खत्म ना हुई कि वो एक साहब अपने दिल की भड़ास निकालने लग गए बेचारे। है जनाब, मैंने आपसे ये करना था कि सारे माहौल में आजकल एक APC हो रही है 20 तारीख को। जी सर। और अपोजिशन भी जाबलब है और गवर्नमेंट भी जाबलब है जी।
दोनों भूखे हैं। जी बिल्कुल। अब वो बात पूरी तो मैं नहीं कह सकता, भूखे ने भूखे के साथ क्या किया। वैर का मैं इतना कह सकता हूँ, वो कहते हैं कि इस फैक्ट्री से मुंह में झाग आए हुए हैं, हुकूमत के टांगे कांप रही हैं, और वो कहते हैं भी हमें एपीसी से कोई खतरा नहीं है। ओ भाई, जब तुम्हें खतरा नहीं है, तुम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ने की बजाय या कलमा पढ़ने की बजाय रूस शरीफ पढ़ने की बजाय अल्लाह अल्लाह करने ये हमें एपीसी से कोई खतरा नहीं है, हमें एपीसी से कोई खतरा नहीं है। रात को सोते सोते भी यही कहते हैं, बीवियां भी तंग आ गई होंगी, बच्चे भी तंग आ गए हैं, और हम भी टीवी जब भी खोलते हैं ना, कभी कोई बोल रहा है कभी कोई बोल रहा है हमें एपी से कोई खतरा नहीं है। इन्हें कहे भाई, जब जिनको खतरा नहीं होता उनको तो नींद सुकून की आती है, तुम बेचैन क्यों हो? तुम्हारे मुंह से झाग निकल रहे हैं, टांगे तुम्हारी कांप रही हैं। हालांकि मौजूदा दौर जैसी नाअहल कमजोर अपोजिशन मैंने नहीं देखी। सही कह, हमने होश संभाला था अयूब खान के दौर में, जी जी। और भुट्टो साहब की तहरीक तो बड़ी चलाई, अल्लाह उनके यानी के जन्नतुल फिरदौस में जगह दे कि कदम कदम पे उनके साथ रहे पूरे सिंध में और पूरे पाकिस्तान में। मैं उन लोगों में से हूँ, जब सांगड़ में भुट्टो साहब पे फायरिंग की थी तो 2 गोलियां मेरी कार में भी लगी, और भुट्टो साहब ने बाहर निकल के डरे नहीं थे जैसे आजकल के लीडर डर जाते हैं। तो दरवाजा खोल के बाहर निकले और कहा मारो मुझे मारो मुझे मारो। और फिर उन्होंने एक तारीखी वाकया कहा था, आप लोग इसलिए सुनाता हूँ कि हम तो जाने वाले हैं, डिपार्चर लाउंज में बैठे हैं, कभी भी फ्लाइट ओके हो जाएगी, आप लोग लिखने लिखाने वाले हैं, तारीखी वाकयात लिखेंगे। तो भुट्टो साहब ने निकल के कहा कि सांगड़ इज सांगड़, लालकाना इज सांगड़, पाकिस्तान इज सांगड़, सांगड़ इज सांगड़। जी बिल्कुल, ये उन्होंने कहा, फायरिंग बंद हो गई। ठीक है राव भाई, हम जनाब वहाँ से काफिला चलें। राव भाई थैंक यू, वक्त थोड़ा कम है। अब्दुल सत्तार साहब हैं सक्खर से। जी अब्दुल सत्तार भाई। तो वसतुल्लाह खान साहब के 1-2 कॉल्स आई जो माजरत के हवाले से मैं समझता हूँ, तो वसतुल्लाह खान का सिंधी में कहते हैं वन माण को, तो मैं कहता हूँ कि वसतुल्लाह खान साहब का कद उनसे बड़ा है। मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हर तहसील में, हर ज़िले में एक होती है हमारे पास चेंबर ऑफ कॉमर्स होती है, कारोबार होता है पूरी दुनिया में या पूरे शहरों में होता है। मगर मैं ये कहता हूँ कि कोई भी शहर दुनिया का या पाकिस्तान का ये दावा नहीं करेगा कि मैं उस अपने सूबे को पालता हूँ। हाँ, कराची मेरा शहर है, अगर मैं गाड़ी सक्खर से खरीदूं तो हो सकता है उसका FBR कराची से कटता हो, कश्मीर में से खरीदूं तो उसका FBR जो है वो वहाँ से करता हो, PPL का ऑफिस कश्मीर में, कादरपुर में हो, मगर मेरे सारे हेड ऑफिस मेरे कराची में हैं। तो ये कहना कि मैं अपने सारे सूबे को पालता हूँ मगर मेरे सारे सूबे का कारोबार, मेरे पास अर्बन शहर मेरा तो एक ही है ना भाई, ये कहना जो तानेबाजी की सियासत है। लाहौर में कभी किसी ने नहीं कहा, पेशावर के लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि मैं अपने गरीब लोगों को पालता हूँ। तो ये थोड़ा हमें एहतियात करनी चाहिए इन चीज़ों में। आपकी बात पहुंच गई, ये थोड़ी बात बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए ऐसी बातें करके। माजरत मोहम्मद इमरान साहब कबीरवाला से भी मौजूद थे मगर वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मिलेंगे, पीर के रोज़। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।